गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ में आज जो हम आपको बताएंगे टॉपिक में आपको बताएंगे कि परागकण का अंकुरण कैसे होता है। जो परागकण होता है उसका अंकुरण कैसे होता है और परागनलिका में इसकी वृद्धि कैसे होती है। ठीक, परागनलिका में इसकी वृद्धि कैसे होती है तो इंग्लिश में से क्या कहेंगे? जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड ग्रोथ इन पोलन ट्यूब। ठीक, तो यही हमारा टॉपिक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और चैनल को जितना आप शेयर कर सकते हैं उसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसको देखने से पहले हम इन फिगर्स को समझ लेते हैं। जो चित्र बने हैं इनको समझ लेते हैं। अगर आप ये चित्र समझ गए तो समझ लीजिए आप सब कुछ समझ गए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो परागकण का अंकुरण होता है, ये परागकण कहाँ पर है? ये परागकोश में है। कहाँ पे है? परागकोश में है। तो जो परागकण का अंकुरण होता है वो परागकोश में ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक, लेकिन इसका मोस्टली जो अंकुरण है वो वर्तिकाग्र पर ही होता है। ठीक, तो क्या होता है इसमें देख लेते हैं। ये परागकण है हमारा। अगर आपसे पूछा जाए परागकण क्या है तो हम बताएंगे परागकण जो होता है नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होता है। अर्थात जो परागकण होता है वो मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होता है। अर्थात जो परागकण होता है वो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होता है। अब ये परागकण की संरचना कैसी है? अगर आपसे पूछा जाए परागकण दिखता कैसा है, ठीक, तो देखते हैं। जो परागकण है इसमें देखिए सबसे बाहर की जो परत है ये कैसी परत है? इसको क्या कहते हैं? एक्साइन। हिंदी में क्या कहते हैं? इसे वाह्यचोल। ठीक, इसके अंदर की जो परत है इसे क्या कहते हैं? एंटाइन। हिंदी में क्या कहेंगे? अंतःचोल। ठीक, इसके अंदर क्या ये भरा हुआ है? कोशिका द्रव भरा हुआ है। कोशिका द्रव में ये क्या पड़ा हुआ है? न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। ठीक, केंद्रक पड़ा हुआ है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कि परागकण दो परतों से मिलकर बना होता है। ठीक, परागकण दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। इसकी बाहरी परत खुरदरी होती है। देखिए, खुरदरी उभार जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो ये कैसी खुरदरी है? तो इसकी बाहरी परत खुरदरी होती है जिससे क्या कहते हैं? वाह्यचोल कहते हैं। इसकी अंदर की परत जो है मुलायम होती है और सपाट होती है, तो इसे क्या कहते हैं? अंताचोल कहते हैं। इसमें कोशिका द्रव भरा होता है, मतलब साइटोप्लाज्म भरा होता है, और साइटोप्लाज्म में एक केंद्रक होता है। तो ये क्या हो गया? हमारा परागकण की संरचना हो गई। ये आपको लिखना नहीं है, ठीक, केवल समझना है। जिससे अगर पूछ दिया जाए तो आप उसको बताएंगे। हमारा मेन टॉपिक ये है। ठीक, तो परागकण है। अब जो परागकण का जो केंद्रक है, परागकण का जो क्या है? ये केंद्रक है। ये क्या करेगा? समसूत्री विभाजन करेगा। कौन करेगा? परागकण का केंद्रक। परागकण का केंद्रक समसूत्री विभाजन करेगा, जिसके कारण से ये दो केंद्रकों में बढ़ जाएगा। अब देखिए, यहां पर एक बड़ा केंद्रक दिखाई दे रहा है और एक छोटा केंद्रक दिखाई दे रहा है। बड़ा केंद्रक को क्या कहते हैं? नलिका केंद्रक कहते हैं। ध्यान से सुनिए कि बड़े केंद्रक को, जो बड़ा है, एक केंद्रक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, बड़े केंद्रक को क्या कहेंगे? नलिका केंद्रक कहेंगे। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूब न्यूक्लियस। नलिका को क्या कहते हैं? ट्यूब। और केंद्र को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। तो इसका नाम क्या हो गया? ट्यूब न्यूक्लियस। फिर इसमें एक छोटा सा केंद्रक होता है जिसको कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक, फिर आगे क्या होता है? जब ये परागकण इस अवस्था में पहुंच जाता है, ये परागकण इस अवस्था में पहुंच जाता है, तो ये परागकोश से मुक्त हो जाता है और कहां पहुंच जाता है? वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। जब वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, अब इसका अंकुरण कहां होगा? वर्तिकाग्र पर होगा। अब यहां से इसका वर्तिकाग्र पर अंकुरण शुरू होगा। हमने यहां पर दिखा दिया है कि ये वर्तिकाग्र पर पहुंच गया है। बाकी जो ये अंकुरण हो रहा है किस पर हो रहा है? वर्तिकाग्र पर हो रहा है। अब क्या होगा? जो परागकण है वो परागकण जो इसमें एक बड़ा क्या था? ट्यूब न्यूक्लियस, नलिका केंद्रक था, और एक छोटा क्या था? जनरेटिव न्यूक्लियस। तो जनरेटिव न्यूक्लियस अर्थात जो जनन केंद्रक है वो काहे में बदल गया? जनन कोशा में बदल गया। देखिए, ये केंद्रक है और ये क्या है? कोशा। तो जनरेटिव न्यूक्लियस काहे में बदल जाता है? जनन कोशा में बदल जाता है, अर्थात जनरेटिव सेल में बदल जाता है। अब जनरेटिव सेल क्या करती है? जनरेटिव सेल क्या करेगी?
अर्धसूत्री विभाजन, जनरेटिव सेल क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन करेगी, जिस कारण से ये दो नरयुग्मकों किसका निर्माण करेगी, टू मेल गैमीट का निर्माण करेगी। किसका, टू मेल गैमीट का निर्माण करेगी। और साथ में जो जनन छिद्र है इसका, यहां पर इसको हम लिख लेते हैं, इसमें क्या पाते हैं, जनन छिद्र। ये क्या है, ये है जनन छिद्र है, इसमें जनन छिद्र भी पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं जर्मपोर। ठीक, तो जो परागकण है, परागकण में जो ये जनन छिद्र होते हैं, तो इसके एक जनन छिद्र से पराग नलिका निकलती है। पराग नलिका कहाँ से निकलती है, जनन छिद्र से निकलती है। और ये होती किसकी है, जो एंटाइन होती है, ये जो एंटाइन होती है यही बाहर निकलती है। एंटाइन जो होती है वो एक नलिका के रूप में बाहर निकलती है। एंटाइन एक नलिका के रूप में बाहर निकलती है, जिस नलिका को क्या कहते हैं, पराग नलिका कहते हैं। और ये एंटाइन कहां से बाहर निकलती है, तो जनन छिद्र से बाहर निकलती है। कहां से निकलती है, जनन छिद्र से बाहर निकलती है। तो जो एंटाइन है अर्थात जो अंतःचोल है, वो जनन छिद्र के द्वारा परागकण से बाहर निकलती है, जिसको क्या कहते हैं, पराग नलिका कहते हैं। अब पराग नलिका में होता क्या है, पराग नलिका में क्या हमको क्या दिखाई दे रहा है, सबसे आगे एक बड़ा क्या है, नलिका केंद्रक। सबसे आगे कौन होगा, सबसे आगे एक बड़ा नलिका केंद्रक होगा। और इसके पीछे पीछे कौन होंगे, तो दो छोटे नर युग्मक होंगे, टू मेल गैमीट्स होंगे। क्या होंगे, टू मेल गैमीट्स होंगे। तो इसके नलिका केंद्रक के पीछे क्या होगा, टू मेल गैमीट्स होंगे। इस प्रकार से ये परागकण का अंकुरण पूरा हो जाता है और पराग नलिका बन जाती है। तो देखिए ये हमारा पूरा हो गया चित्र के द्वारा। बस हमको यही लिख देना है परागकण के विषय में, चाहे आप लिखना चाहें तो लिख दें, अगर ना लिखना चाहें तो कोई बात नहीं। परागकण का वो जो है अंकुरण हो जाता है, उसके बाद परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, तो जो जनरेटिव केंद्रक होता है वो जनरेटिव सेल में बदल जाता है, और जनरेटिव सेल अर्धसूत्री विभाजन करके दो नरयुग्मकों का निर्माण करती है। अंतःचोल से जो है पराग नलिका बाहर निकलती है, और इसमें आगे की ओर केंद्रक होता है और पीछे की ओर दो छोटे नरयुग्मक होते हैं। तो ये हमारा हो गया चित्र, बस यही लिखा हुआ है यहाँ पर। पराग नलिका, वो परागकण का अंकुरण, परागकण का अंकुरण पराग कोश में ही प्रारंभ हो जाता है। आपको बता चुके हैं कि जो ये अंकुरण प्रारंभ हुआ ये कहाँ हो रहा है, पराग कोश में हो रहा है। तो परागकण का अंकुरण पराग कोश में ही प्रारंभ हो जाता है। यह अंकुरित परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। अब देखिए जो परागकण अंकुरित हो गए हैं वो कहाँ पहुंचे हैं, पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच गए। देखिए ये यहाँ पर पहुंच गया है। तो परागकण, यह अंकुरित परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंच जाते हैं, जहां परागकण जल एवं शर्करा का अवशोषण करके फूल जाते हैं। अब यहाँ पर परागकण क्या करेगा, जल एवं शर्करा का अवशोषण करेगा और क्या होगा, ये फूल जाएगा, जिससे परागकण के जनन छिद्र से पराग नलिका निकलती है। तो देखिए यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस होने के बाद जो जनन छिद्र था, उस जनन छिद्र से क्या निकलती है, पराग नलिका निकलती है। तथा परागकण का केंद्रक जनन केंद्रक तथा नलिका केंद्रक में बट जाता है। तो जो परागकण का केंद्रक है वो काहे में बटता है, नलिका केंद्रक और जनन केंद्रक में बट जाता है। जनन केंद्रक जनन कोशा में बदल जाता है। तो जनन केंद्रक जो है वो काहे में बदल गया, जनन कोशा में बदल जाता है। जो अर्धसूत्री विभाजन करता है, जनन कोशा क्या करती है, जो अर्धसूत्री विभाजन करती है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनाती है, दो नरयुग्मकों का निर्माण करती है। पराग नलिका में आगे, पराग नलिका में, ये पराग नलिका है, पराग नलिका में आगे एक बड़ा नलिका केंद्रक, ये क्या है, बड़ा नलिका केंद्रक, और पीछे दो नरयुग्मक होते हैं। ये आपका हो गया परागकण का अंकुरण एवं पराग नलिका में वृद्धि। ठीक, तो टॉपिक आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको चित्र के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं कि क्या क्या इसमें हुआ है और क्या इसमें को लिखना है। तो आप इसको अपनी भाषा में भी चित्र के द्वारा लिख सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करिए, पूछिए। ठीक, तो आज केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।